सभी संगीत प्रेमियों और रफ़ी साहब के चाहने वालों को आदिल भाटेना का नमस्कार। अभी रफ़ी साहब का जन्मदिन आने वाला है। 24 दिसंबर को उनका जन्म हुआ था। तो इसी अवसर पर हमारे बहुत ही प्रिय मित्र श्री विपिन आर पंडित, जो म्यूज़िकल ग्रुप खुमार के ओनर हैं, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं रफ़ी साहब के बारे में कुछ चंद लफ्ज़ बोलूं। तो रफ़ी साहब के बारे में बस इतना कहना चाहूँगा कि वो बहुत ही बड़ी शख्सियत थे। उनके बारे में कुछ भी बोलना, मतलब मैं अपने आप को बहुत ही छोटा मानता हूँ, फिर भी मैं कोशिश करूँगा। तो वो बहुत ही सुलझे हुए कलाकार थे। उनका जो रेंज था वॉइस का, वो एक सॉफ्ट गाने को भी अच्छे से निभा सकते थे। उसी के साथ साथ अगर कोई हाई पिच गाना है, वो भी वो बहुत ही अच्छे से निभा लेते थे। उन्होंने करीबन 7,500 गाने गाए हैं इन 14 इंडियन लैंग्वेजेस एंड 7 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग इंग्लिश में भी उन्होंने गाने गाए हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने वर्सटाइल कलाकार होंगे, जो उनको इतने सारे अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग मौके पे गाने का अवसर मिला होगा। एकदम टोटली वर्सटाइल जिसको बोलेंगे, एक कंप्लीट सिंगर, जिनका टाइमिंग भी अगर आप देखो गाने का, तो एकदम अच्छे से वो सारे गाने को निभा सकते हैं। मतलब एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर अगर मैं बोलूँ कि कोई म्यूज़िक डायरेक्टर को किसी गाने के लिए किसी को पसंद करना है, तो अगर उन्हें ज़्यादा सोचना नहीं है तो वो सीधा बोल सकते हैं कि ये गाना है, मोहम्मद रफ़ी से गवा लीजिए आप। तो इतने मतलब आसानी से वो सारे के सारे रेंज में गाना गा लेते थे। जैसे अगर मैं बात करूँ फॉर एग्जांपल, एक सॉफ्ट रेंज में अगर कोई गाना है, जैसे अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, एकदम हल्के फुल्के से वो लहराते हुए इस गाने को निभा लेते हैं। या फिर पुकारता चला हूँ मैं, सिमिलर। तो उनका मतलब एकदम, जो उनकी शख्सियत थी, वो खुद ही इतने सॉफ्ट इंसान थे, तो वो सॉफ्ट गानों को तो बहुत ही अच्छे से निभा लेते थे। लेकिन इसी में अगर हम बात करें तो हाई पिच गानों की, तो उन्होंने बहुत सारे बहुत बढ़िया हाई पिच गाने भी गाए हैं। अगर आप देखेंगे ए दुनिया के रखवाले, तो मैं समझता हूँ वो एक अलग लेवल का गाना है। अगर आप उस गाने को सुनेंगे तो आप समझेंगे कि किस लेवल पे वो लेके गए इस गाने को, और किस पिच पे उन्होंने वो गाना गाया है। तो वैसे ही है, और भी काफ़ी सारे गाने हैं, और ऐसे भी गाने हैं जिनमें उन्होंने मतलब सॉफ्ट पार्ट और हाई पिच दोनों एक साथ भी कवर किए हैं। जैसे अगर हम बोले अजी हमसे बचकर कहाँ जाइएगा, तो वैसे बहुत सारे गाने हैं जिनमें उन्होंने एक सॉफ्ट पिच एज वेल एज हाई पिच का गाना एक साथ में निभाया हो। उन्होंने बहुत सारे रोमांटिक गाने भी गाए, मतलब ढेर सारे, मतलब रोमांटिक गानों में तो उनकी मतलब मास्टरी सी हो गई थी। मतलब चांद मेरा दिल, दर्द दिल, आप कहिए कितने हैं, मतलब बहुत सारे गाने उन्होंने गाए। उन्होंने सेंशुअल गाने भी गाए हैं। मतलब अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप इसे देखिए, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया। क्या इस तरह के उन्होंने सेंशुअल गाने गाए हैं। इसी को अगर आगे बढ़ाया जाए, बैठो न दूर हमसे, देखो खफा न हो, बैठो न दूर हमसे, ये हमसे यहीं पे छोड़ देना है। तो आप देखेंगे कि वो मतलब किसी भी गाने के अंदर वो पूरा समा जाते थे। तो मतलब मैं समझता हूँ ऐसे गाने गाना एक मेल सिंगर के लिए बहुत बड़ी चैलेंज रही होगी। मतलब फीमेल के लिए एक सेंशुअल गाना गाना
एक बहुत नेचुरल सी चीज़ हो सकती है, आशा जी के लिए बहुत ही नेचुरल होगा, लेकिन एक मेल सिंगर को इस तरह के गाने को गाना और उसको निभाना, मतलब इट्स लाइक एन अचीवमेंट। और भी उन्होंने गाने गाए, मतलब ये हमने बात की एक सेंचुअल की, वहां से लेके हम बात कर सकते हैं कि पूरा एक एक देहाती का गाना, नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक हुई बेकरी, मतलब उनकी आवाज जो है पूरी चेंज हो गई। मतलब एक हमें एक फील आती है कि ये जिसने भी गाया है, जिस एक्टर पे ये पिक्चराइज्ड है, ये एक देहाती इंसान है। उनकी आवाज उस तरह से वो उनको शिफ्ट कर देते थे। अगर फन रिलेटेड गाना है, सर जो तेरा चकराए, वो भी है। ज्यादा पंच वाले गाने गाने हैं, हो हो, खोया खोया चांद, मतलब ऐसा लगता है कि आदमी दूर से चांद और आसमान की बातें कर रहा है। खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तो कितना फील है गाने के अंदर। अगर किसी सिंगर को किसी से इंस्पायर्ड होना है, तो मैं समझता हूँ वो रफ़ी जी से ही होना होगा उनको। अगर उनको आगे आगे ज़्यादा सीखना है, अगर उस लेवल तक जाना है, उस लेवल तक तो खैर नहीं जा पाएंगे, लेकिन एक अच्छे लेवल तक जाना है, तो मेरे हिसाब से रफ़ी जी को वो इजीली आइडलाइज कर सकते थे। तो वैसे ही उन्होंने मतलब बहुत सारे फ्लेम्बोयंट गाने भी गाए, किसको प्यार करूं, वेस्टर्न गाने गाए, बदन पे सितारे लपेटे हुए, और मतलब और भी मतलब कितने सारे कव्वाली गाई हो है उन्होंने, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स कितने गाए हैं, गजल्स गाए हैं, भजन गाए हैं, क्लासिकल गाए हैं। मतलब उनकी कोई रेंज की कोई कमी नहीं है, मतलब हर चीज का गाना उन्होंने आराम से निभाया है और गाया भी है। और ये जो उनका सिलसिला चला, मतलब मेरे हिसाब से बहुत ही कम चला। ऑलमोस्ट 55 ईयर्स की उम्र में उनका देहांत हो गया। तो म्यूज़िक इंडस्ट्री को वो बहुत ही बड़ा झटका था, इट वाज अ शॉक टू द म्यूज़िक इंडस्ट्री। और उसके बाद एक तरह की खामोशी छा गई इंडस्ट्री में, और वो खामोशी आज तक है। मतलब उस आदमी के शूज़ को कोई फिट नहीं कर पाया अभी तक। काफ़ी सारों ने ट्राई की। मतलब एक टाइम था कि जब म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने उस तरह के रफ़ी स्टाइल के गाने बनाना शुरू कर दिए थे, और ऑडियंस को भी उस तरह के गाने अच्छे लगने लगे थे, तभी उनका अचानक इतनी कम उम्र में चले जाना एक खोट सी पैदा कर गया। तो काफ़ी सिंगर्स ने ट्राई की कि हम उसको उस शूज़ को फिट करने की कोशिश करें, जैसे कि महेंद्र कपूर जी हैं, या अनवर है, शब्बीर कुमार जी है, मोहम्मद अजीज़ जी है। मतलब इन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, काफ़ी हद तक वो सक्सेसफुल भी हुए। उन्होंने सारों ने काफ़ी हिट गाने दिए, और लोगों का ऐसा मानना था कि हाँ वो बहुत ही रफ़ी जी के करीब थे। लेकिन मैं कहूँगा कि हाँ वो सिर्फ करीब जा पाए, उन तक पहुँच नहीं पाए। पर खैर कहाँ से पहुँचते, वो रफ़ी जी है। और और भी काफ़ी सारे सिंगर्स थे जिन्होंने मतलब रफ़ी जी को आइडलाइज किया। हालांकि उनकी खुद की आवाज़ बहुत ही अलग थी, उनका अंदाज बहुत अलग था, लेकिन उनके अगर आइडल या गुरु रहे होंगे तो वो रफ़ी साहब ही रहे होंगे, जैसे कि हमारे श्री एस पी बाला सुब्रमण्यम साहब, यसुदास जी, शैलेंद्र सिंह जी, इवन उदित नारायण। तो इतने सारे सिंगर्स ने मतलब उनको आइडलाइज किया, कितने सारे सिंगर्स ने उनकी तरह गाने की कोशिश की, इंक्लूडिंग सोनू निगम। सोनू निगम जी काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके थे, वो बहुत ही टैलेंटेड इंसान हैं। और रफ़ी जी के अगर कोई और है नेक्स्ट इन लाइन, तो देन आई थिंक इट इज़ सोनू निगम। ऑल्दो डिफरेंस अभी भी बहुत ज़्यादा होगा, बिकॉज रफ़ी जी थे, लेकिन सोनू निगम जी बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं रफ़ी जी के। आप अगर कोई भी गाना उठा ले रफ़ी जी का और सोनू निगम जी को गाने के लिए बोलेंगे, तो वो एकदम परफेक्टली उनको गा पाएंगे।
लेकिन उनके अलावा आई डोंट थिंक कोई और है जो उनकी एब्सेंस को पूरा कर पाया। और अबव ऑल, मोर देन हिम बीइंग अ गुड सिंगर, मैं समझता हूँ वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही नर्म स्वभाव के इंसान। और ये जो नरमी थी उनकी, वो उनके गाने में सभी गानों में झलकती थी। बहुत ही नॉन कंट्रोवर्शियल रहने की कोशिश करते थे, मतलब अपना काम से काम मतलब रखो, आओ गाओ और जाओ, मतलब इससे ज़्यादा उनको किसी से लेना देना नहीं था। ऐसी शख्सियत को रिप्लेस करना मतलब इम्पॉसिबल है। तो मुझे नहीं लगता है कि और कोई है जो उनके करीब भी है। रफ़ी जी के लिए मतलब इतना बोल सकते हैं कि ना ऐसा कोई था, ना कोई है, और ना ही कोई होगा। तो अगर हमें उनकी वॉइस को अगर बोलना है तो हम बोल सकते हैं कि ही इज़ द वॉइस ऑफ इंडिया। पूरे इंडिया की अगर कोई एक आवाज़ है तो वो है रफ़ी साहब की आवाज़। तो वैसे हम बात करना चाहें तो हम और बहुत सारी बातें कर सकते हैं उनके लिए, लेकिन समय की कमी की वजह से, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। मैं अब इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा, और इसी उम्मीद के साथ कि मैं प्रे करूँगा कि इस कोरोना महामारी से जितना जल्दी हो सके हम सब इससे बाहर आ जाए, और फिर से लाइफ नॉर्मल हो जाए, और फिर से एक बार हम रफ़ी साहब के गाने स्टेज पे सुनना शुरू कर दे, खुमार के साथ सुनना शुरू कर दे। मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कभी मौका मिले तो खुमार का प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा। मतलब इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट, आई कैन एश्योर यू। इसी के साथ मैं अब विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच।